जी जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम जी सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? आप सुनाए। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए आप। और आज का जी जी हमारा हफ्ते का दिन जो होता है वो आपके लिए होता है, और नाज़रीन मोहतरम आपकी सेहत के लिए होता है। तो आज देखते हैं डॉक्टर साहब किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और उनके उनकी गुफ्तगू से हम फैज़ हासिल करेंगे। आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप जरूर किया कीजिए, और आपसे गुजारिश है कि आप फीडबैक इस पे दीजिए। तो डॉक्टर साहब, स्टेज आपके हवाले, और जी, आपके थैंक यू। आपके जिम्मे। जी, अल्लाह तमाम जी अहबाब तमाम को अहबाब और सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हम लास्ट टाइम ट्यूबरकुलोसिस पे, जिसे टीबी कहते हैं या तपेदिक कहते हैं, उर्दू में आम ज़बान में तपेदिक या दिक भी कहते हैं, और मैंने उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हम ट्रीटमेंट तक पहुंचे थे। शायद मैं थोड़ा सा हम रिवाइंड करें अगर पिछली मेमोरी को, तो मैं आपको मुख्तसर चंद मिनट में आपको रिवाइंड बताता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। मैंने बताया था कि खांसी अगर मुसलसल हो, 3-4 हफ्ते की खांसी हो, और उसके साथ आपको इवनिंग फीवर, और वजन कम हो रहा है आपका, वेट लॉस, और साथ काम में दिल नहीं लग रहा, इस तरह की बातें अगर आपको हों, और एक सबसे और अहम है कि नाइट स्वेट्स होते हैं, नाइट स्वेट्स यानी कि पसीना आता है, सोते में पसीना आता है मरीज को, इस तरह की बातें हों तो आपको चांसेस, मतलब पे जो भी है उसको चांस है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जो हम कंफर्म कर लेते हैं किससे, टेस्ट के जरिए। लेबोरेटरी टेस्ट है, एक्सरे है, लेबोरेटरी टेस्ट है, और खून का टेस्ट होता है खास तौर पे। और फिर एक और जो टेस्ट होता है, जो जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, वो है, क्या कहते हैं, सुबह सुबह जो नहार मुंह, जो सुबह सुबह उठते ही जो पहला वो हम बलगम जो होता है ना, उसका थूक, उसका 3 दिन लगातार टेस्ट करते हैं। उसको साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी टेस्ट। और उस पे अगर वो निकल आए तो वो आप पॉजिटिव समझें कि वो पॉजिटिव है, और ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म हो जाती है। वैसे तो एक्सरे और ब्लड की रिपोर्टों से भी डॉक्टर, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जो समझदार डॉक्टर हैं, ये वो बताते हैं, कंफर्म कर देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनोलॉजी भी एक अलग शोबा है, एक पूरा एक स्पेशलिटी है हेल्थ मेडिसिन में, और उसके अलग डॉक्टर्स होते हैं स्पेशल। इसके अलावा भी एक आम जीपी, एक अच्छा सीनियर मेडिकल ऑफिसर, वो भी एक ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस कर सकता है और ट्रीट कर सकता है। ऐसी मुश्किल बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस किसी जमाने में बहुत मुश्किल बीमारी समझी जाती थी, आज से कोई तकरीबन 70-80 साल पहले। और क्या कहते हैं, और अमूमन गरीबों की बीमारी समझी जाती थी, और उसमें बहुत हाई था मोर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट, या मरने की जो थे, नंबर ऑफ मरीज जो थे जो इन्वॉल्व होते थे, उनकी डेथ ज्यादा होती थी। लेकिन अब जो जो साइंस ने इम्प्रूव किया, स्पेशली 60s 70s की जो पीरियड था, उसमें ऐसी मेडिकेशन आई कि हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई, और ट्यूबरकुलोसिस तकरीबन दुनिया में कई मुल्कों में ख़त्म हो गई। तकरीबन दुनिया के 40 मुल्क ऐसे हैं जो ट्यूबरकुलोस फ्री कंट्री करार दिए गए हैं। उनमें एक स्टेज आई थी जब दोबारा से ट्यूबरकुलोसिस के केस निकलने शुरू हुए। वो स्टेज थी जब एड्स एड्स आई, एड्स के जो मरीज होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और वो अपने टर्मिनल स्टेजेस में ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उधर भी उन्होंने कंट्रोल किया एड्स के पेशेंट्स पे। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो, जी अस्सलाम वालेकुम, हैं की करते हैं। लोकल कॉल आ गई जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हुई। हेलो, 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 सब ठीक है। हेलो। एक लोकल कॉल आ जी गई, डॉक्टर लोकल साहब। कॉल। जी जी। हाँ, जी जी, ठीक है, आप ऑन कीजिए, जारी नहीं रखिए। नहीं, बात हो आप रही जारी है, रखिए। तो ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है, इन्फेक्शन जो है, खांसी से यानी कि ड्रॉपलेट से फैलती है। और जैसे कि ये अभी कोरोना का चक्कर चला है, कोरोना भी जैसे ड्रॉपलेट से
मुंह से हम खांसते हैं, हंसते हैं बहुत जोर से, छींकते हैं, तो उससे फजा में फैलते हैं और वो जरासीम आ जाते हैं, और वो जो जो से क्लोज उनके होते हैं वो इनहेल कर जाएं, सांस अपने सांस में ले लें तो फेफड़ों में चली जाए, तो क्या कहते हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस हैं। फिर ये ट्यूबरकुलोसिस ये भी है कि ये मेनली ये जो है ना लंग्स को इन्वॉल्व करती है। 98, 97, 98% जो पेशेंट होते हैं मेनली ट्यूबरकुलोसिस जो है ये लंग्स के पेशेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस्म के कुछ और हिस्सों में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जैसे ब्रेन है, नर्वस स्पाइनल कॉर्ड है, किडनीज है, इवन स्किन है, बोन है, ये इनमें तो इनमें भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होती है। इस तरह की आईज में भी हो जाती है, इस तरह जिस्म के कुछ और हिस्सों में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। अब आपको बताऊंगा मैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, अब अमूमन गरीबों की बीमारी समझी जाती है, और ये वो वहां पे जहाँ पे लोग बहुत क्राउडेड होते हैं और मेल नरिश लोग हैं, जब एक एक ही कमरे में कई कई लोग रहते हैं, वहां पे ट्यूबरकुलोसिस के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे अब दुनिया में वो मुल्क जैसे जो हाईली पॉपुलेटेड है, उसमें पाकिस्तान भी आ रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, बांग्लादेश, इन मुल्कों में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा केस जो है ट्यूबरकुलोसिस के वो इंडिया में है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का भी 7वां 8वां नंबर है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस की एपिडेमिक है, पिछले कुछ सालों से तकरीबन और बढ़ती जा रही है। ये एक लेमा फिक्री है गवर्नमेंट के लिए भी। और ये मोस्टली गरीबों की बीमारी समझी जाती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक हम हमारी हिस्ट्री में, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे कायद जो थे, वो जो हमारे बड़े रहनुमा, हमारे रिफॉर्मर, जिन्होंने हम ये मुल्क नवाजा, वो भी ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व हुए अपने टर्मिनल आखिरी दिनों में, और उसी में उनकी डेथ हुई। मैंने ये थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया आपको, और ट्यूबरकुलोसिस का अब मैं आपको, हम पिछले दफा हमने खत्म किया था ट्रीटमेंट पे। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है काबिल इलाज मर्ज है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं अगर आप सही तरीके से, और पेशेंट जो वक्त पे डायग्नोज हो और तरीके से उसका पाबंदी से और मरीज इलाज करे, और उसके लवाकीन या गवर्नमेंट या जो भी चैरिटेबल जो एनजीओ हैं अदारे उनकी लुक आफ्टर करे, तो मरीज की बहुत कम रेट है, डेथ रेट बहुत कम हो, बहुत गिर गया है इसमें। लेकिन मरीज की कोऑपरेशन बड़ी अहम है कि वो वक्त पे दवाई खाए और तरीके से, जिस डॉक्टर समझाते हैं, जिस डॉक्टर बताते हैं सारे। तो मैं 60s की 70s की दहाई में इस ट्यूबरकुलोसिस की फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, और ऐसी ऐसी मेडिसिन आई कि ट्यूबरकुलोसिस अब काबिल इलाज मर जाए। किसी ज़माने में काबिल इलाज नहीं था और डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, और उस और वो जो मरीज थे वो, उनमें बहुत ज़्यादा डेथ के चांसेस होते थे और बहुत कम चांसेस थे रिकवरी होने के। तो इसमें हम मरीज को जब डायग्नोज होता है, तो उसमें स्टार्ट में हम 3 मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, 3 या 4 मेडिसिन इकट्ठी होती हैं और सारी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, और डॉक्टर्स उनको समझाता है किस तरह खानी है, क्या करना है, और ट्रीटमेंट का तरीका सही बताता है। वो कई कई मेडिसिन कुछ में ऐसी हैं कि उनको नहार मुंह खाना पड़ता है, एम्प्टी स्टमक, सुबह खाली पेट, और इस तरह वो उनको स्टार्ट में बाद डॉक्टर जो है वो 3 मेडिसिन देते हैं, या अगर नहीं उससे तो 4 मेडिसिन भी देते हैं, जिसमें पुरानी मेडिसिन में तो 2 मेडिसिन है, जिसमें मायम बिटॉल और पायराजिनम, मायम बिटॉल और आइसोनाइजिन, ये 2 मेडिसिन है। उसके बाद फिर आई रिफेम्पिसिन आई, फिर पायराजिनामाइड आई, 4 और भी मेडिसिन है इसके बाद लिस्ट में, लेकिन वो कम इस्तेमाल होती हैं। ये 4 मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और ऐसी पब्लिक के लिए भी इतनी महंगी भी नहीं है, और जो आदमी परचेज ना कर सके। इवन देन इंटरनेशनली जो कई मुल्कों में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल जो एनजीओ हैं वो स्पॉन्सर करती हैं, जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जो डोनर हैं जिन्हें कहते हैं इंटरनेशनल डोनर, वो कई गरीब मुल्कों में ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत से इदारों को करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत से हॉस्पिटल्स में, और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलता है। इसके अलावा वो हर उसमें रेड क्रिसेंट वाले भी अपने प्रोग्राम चलाते हैं। फिर एनजीओ जो मैं जैसे बता रहा था, वो चैरिटेबल इदारे हैं वो भी,
और ये सब चलाते हैं, और ये मेडिसिन इतनी महंगी नहीं है। और उसके अलावा अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप इन इदारों से, इन ऑर्गेनाइजेशन से, इन इदारों से रब्ता करें मरीज को वहां से। और वो मेडिसिन भी 2-2 हफ्ते की या 1-1 महीने की मेडिसिन इकट्ठी दे देते हैं। तो आप वहां जाएं, उनसे कंसल्ट करें, चेकअप कराएं। और उसमें मोटी निशानियां मैंने आपको 4 बताई। खांसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फीवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट स्वेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चीजें देखें, ठीक है। और आप फौरन डॉक्टर से, खास तौर पे अगर आपको खांसी है, अनकंट्रोल खांसी 3-4 वीक्स, और उसमें प्रोडक्टिव खांसी भी कह सकते हैं, उसमें मतलब रेशा, कच्चा पक्का रेशा आ रहा है, पक्का रेशा ज्यादा कंसीडर होता है। रेशा अगर आपको आ रहा है, इस तरह की खांसी है, और आम मेडिसिन से वो आराम नहीं आ रहा, तो आप फौरन डॉक्टर को रुजू करें। उसके अलावा भी है कि खून में अगर ब्लड आना शुरू हो रहा है या कुछ और बातें हैं, तो फिर तो बहुत जरूरी है कि आप फौरन कंसल्ट करें। अब अब ट्यूबरकुलोसिस जो मैंने बताया कि ये फैलती है लोगों से। अगर एक मरीज मेडिसिन फौरन स्टार्ट कर दे, और वो क्या कहते हैं, उसकी सिम्टम्स सबसाइड होने शुरू हो जाएं, तो विद इन 3 to 4 वीक्स, रादर विद इन अ मंथ, वो सेफ हो जाता है, और वो कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए सेफ हो जाता है। वो ऐसे मरीजों को जो 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 बहुत ज्यादा वो शिकायत में है, उनको चाहिए कि वो अपने अपने करीब लोगों से अपने अपने आप को आइसोलेट कर लें। जैसे अभी लोगों को तजर्बा हो गया कोरोना के इसमें वर्ल्ड वाइड, इसी तरह आप अपने आप को अपने सोसाइटी से, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से अलग कर लें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही मरीज विद इन 3 to 4 वीक्स, विद इन अ मंथ सेफ है पॉपुलेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए। ये उनमें दोबारा घुल मिल सकते हैं अगर ये दवाई ना छोड़ें, खाते रहें लगातार, और दवाई ना छोड़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इसके अलावा अगर ये दवाई छोड़ देंगे, तो ये इन मरीजों के लिए एक और प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है कि ये मरीज फिर इन मेडिसिन से रेजिस्ट कर जाता है। ये जरासीम जो है ना, जो बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जरासीम है, ये रेजिस्ट कर जाता है, और ये जो पुरानी दवाइयां हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर डॉक्टर को नई रेजिम शुरू करनी पड़ती है, नई नई मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है। अब तो ये हो गया, ये मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़ी जरूरी है खाना, और बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। और अगर इसका फिर एक तरीका भी है कि ये 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने तक डॉक्टर खिलाते हैं। ये जो है अमूमन 6 महीने तो मस्ट है ना, कि आप 6 महीने खाएं लगातार। बेशक आदमी, मैं समझता हूँ आदमी तंग आ जाता है, लेकिन अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा, मेडिसिन के अलावा, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, सब कुछ है, तो इसके अलावा इन पेशेंट को रेस्ट की बहुत जरूरत है। शुरू में कम से कम 3 महीने तक इनको रेस्ट की बहुत जरूरत है। अगर इनको आराम दे सकते हैं तो आराम। और अच्छी खुराक, एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रोटीन गोश्त की शक्ल में, या किसी भी चने कह रहा हूँ, दालों की शक्ल में, किसी शक्ल में भी इनको जरूर देनी चाहिए। प्रोटीन, इनकी खुराक, इनकी इनको आराम, और इनकी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इनको आइसोलेशन में भी रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1 महीने तक मेडिकेशन पे है तो बहुत अच्छा है। तो ये आइसोलेशन 1 महीने तक रहें, ज़रूर रहें, क्योंकि एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट एक वक्त में 200 आदमियों को, अपने करीबी आदमियों को, क्राउडेड एरिया में अपने करीबी आदमियों को इन्वॉल्व कर सकता है। ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। और पाकिस्तान भी जैसा मुल्क जो है, ये कहते हैं इसकी, उनकी WHO की लिस्ट पर है बकायदा, जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस पेंडेमिक है। कई मुल्कों में, जैसे इंडिया में तो सबसे ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ 3 मिलियन पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के हैं, जिसमें आधे पेशेंट तो सिर्फ इंडिया में ही है। इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि उनके वैसे ही इतने पेशेंट बन जाते हैं। तो ये है, क्योंकि वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्लम एरिया बहुत ज्यादा है, लोग एक घरों में, कमरे में बहुत से लोग रहते हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी है, और बहुत से मुल्क हैं, इसमें फिलिपीन आता है, बांग्लादेश आता है, अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, ये और कंट्रीज आते हैं, फिर श्रीलंका है। ये ये सारे कंट्रीज हैं। पाकिस्तान का भी 7वां, 8वां या 9वां नंबर है, ऐसे ही कोई नंबर है इनका भी। तो ये है, इनकी मेडिकेशन और मैंने ट्रीटमेंट बताया इस तरह। और ये बड़ा ज़रूरी है, ये कि इस तीनों बातें हैं,
किसी ज़माने में, अब तो उसकी इसका रिवाज ख़त्म हो गया, उनकी बातें ख़त्म हो गई जब नई मेडिकेशन से, नया उनसे, कि ये आपने शायद नाम सुने हो किसी से कि सैनिटोरियम होते थे, सैनिटोरियम हिल स्टेशंस पे। जैसे पाकिस्तान में अभी भी सैनिटोरियम मौजूद है, मरी में अभी भी सैनिटोरियम मौजूद है, वो प्योरली टीबी हॉस्पिटल है। और एक कोयटा में सैनिटोरियम मौजूद है। कायदे आजम को भी इसीलिए ज़ियारत के पुरफ़ज़ा मुकाम में भेजा गया था कि ताकि वहाँ पे उनको अच्छी ऑक्सीजन मिले, अच्छी वहाँ पुरफ़ज़ा मुकाम मिले तो उनकी इम्प्रूवमेंट हो। इसी तरह सैनिटोरियम, अब वो सैनिटोरियम के रिवाज खत्म हो गए, या रिवाज कह लें, वो तरीका खत्म हो गया, क्योंकि मेडिकेशन इतनी अच्छी आ गई जो मैंने आपको बताई है, तीन या चार की कम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है। इनके इनको फिर उसके बाद डॉक्टर प्रॉपरली उनको चेकअप भी करता है, पीरियोडिक 2 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद उनका खून का टेस्ट करता है, और एक्सरे भी लेता है वक्तन फ़वक्तन, और इम्प्रूवमेंट देखता है, और उसके बाद उसकी वो उनको दवाई से कट बंद भी कर देता है। अमूमन 3 से 6 महीने तक तो ज़रूर खिलाई जाती है मेडिसिन। ये ये उसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, खुराक और आराम। और पुरफ़ज़ा मकाम अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो उनकी बातें नहीं रही। अब अब क्योंकि मेडिकेशन इतनी अच्छी हो गई। अच्छा, इसके अलावा वैक्सीनेशन भी इसकी मौजूद है, जिसको क्या कहते हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है वो भी। और वो अमूमन बहुत से मुल्कों में अभी भी वो वैक्सीनेशन होती है, जिसे हम पैदाइश का टीका कहते हैं। वो दरअसल ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीनेशन है। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद, अमूमन अगर सरकारी अस्पताल में बच्चा पैदा हो रहा है या कहीं प्राइवेट में भी हो रहा है, तो वहीं वहीं इंजेक्शन दे दिया जाता है, वहीं इंजेक्शन दे दिया जाता है बच्चे को। और वो उसको हम पैदाइश टीका कहते हैं। पैदाइश के विद इन 1-2 वीक्स टीका वो वो उसको बच्चे को दे दिया जाता है उसको। और बहुत से मुल्कों में पैदाइशी टीके का अब रवाज ख़त्म हो गया है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, इन ऑस्ट्रेलिया है, इनमें मेडी में जो है कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ये इन्होंने डिक्लेयर किया है ट्यूबरकुलोसिस फ्री पेशेंट है। ट्यूबरकुलोसिस फ्री कंट्रीज है मोस्टली। आपको एक और भी तजर्बा हो, अगर आप यूरोप की सैर पे आए या बरतानिया सेटल होने या रहने के लिए आए, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग। वीज़ा तब तक नहीं लगता जब तक आप ट्यूबरकुलोसिस फ्री ना डिक्लेयर हो। आपकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई थी कि एक आसान तरीके से टेस्ट किया जाता है किसी का भी। तो वो एक एक्सरे एक्सरे करके उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और वहाँ हर मुल्क में, हर जगह, हर शहर में उनके क्वालिफाइड या उनके मसला, आप फर्ज करें यूके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके यूके एम्बेसी तब तक आपको वीज़ा इशू नहीं करेगी जब तक आपके ट्यूबरकुलोसिस फ्री ना हो थ्रू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक सिंपल तरीका होता है जिससे आपको चेक किया जाता है वेदर आपको कोई किसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें एक्सरे टेस्ट किया जाता है, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वो जो उनका जो सर्टिफाइड बंदा होता है, क्वालिफाइड आदमी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जिनको उन्होंने ऑथराइज किया होता है, वो डिक्लेयर करते हैं, और आपको क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस फ्री होता है, तो आपको वीज़ा तब आपको वीज़ा इशू होता है। ये तो मैंने थोड़ी सी मैनेजमेंट में बताई। अब इसी में मैनेजमेंट में वो भी है कि आप पेशेंट अगर डिक्लेयर हुआ है तो आप कोशिश करें उनसे दूर रहें, उनको मास्क पहनाएं, जैसे कोरोना में भी हुआ, आपने देखा। और इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस में भी। और अगर मजीद पेशेंट दवाइयाँ शुरू कर देता है फौरन, आपके नोटिस में आता है, आप उसको पेशेंट को पॉइंट आउट करते हैं, या पेशेंट को खुद लेके जाके डॉक्टर को दिखा के चेकअप होके दवाइयों पे स्टार्ट हो गया, और वो 1 महीने तक मेडिसिन खाता है, तो वो सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए खतरनाक नहीं होता। तो ये ट्यूबरकुलोसिस का ये एक वो है। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं आप। और भी कि इनके थूक जो हैं, इनके इनके वो जो बलगम के कपड़े हैं, वो आप जलाएं या डिस्पोज करें प्रॉपरली, उनके टिश्यू पेपर डिस्पोज करें प्रॉपरली। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी चीज़ें। और इस तरह, और पहले जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, उनको बड़ा अच्छा नहीं समझा जाता था, दूर रखा जाता था। अब वो ज़माने नहीं रहे। आप सोसाइटी में चेंजेस आई हैं, तो आप इन सबको अडॉप्ट करें और इसको फॉलो करें।
ये तो मैंने आपको कुछ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया। आज अगर अगर टाइम है, शमस साहब टाइम है तो मैं आपको आज जी शमस टाइम साहब है डॉक्टर है। साहब, टाइम है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आज थोड़ा सा एक बड़ा एक अहम इशू और भी है, उसे हम कहते हैं वाटर। पानी जो है, हम जो पानी आम पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इंसानी जिस्म में उसकी क्या अहमियत है और किस तरह हमें पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, पानी के क्या क्या फायदे हैं। पानी देखने में तो एक सिंपल चीज है, सिंपल लिक्विड है, और अल्लाह ताला ने कुदरत में बेबहास के फरावानी की हुई है। यानी कुर्रे अर्ज पे अगर हम देखा जाए तो 3/4 पानी है। 3/4 देखा जाए तो वो पानी ही पानी है, समुद्र की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में, झीलों की शक्ल में वो पानी है जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। यही पानी जो झीलों का पानी, जो बारिशों का पानी होता है, यही हम पीते हैं, जो नेचुरली फिल्टर होकर जमीन के अंदर चला जाता है, उसको भी गवर्नमेंट बोर करके पानी खींचती है, वही पानी हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक साइकिल है। अब और एक तो ये दूसरा, इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जो मिनरल वाटर की शक्ल में हर तरफ, हर डेवलप कंट्री में, बल्कि डेवलप के हर कंट्री में वो जो पानी है अवेलेबल है मिनरल वाटर की शक्ल में, जो बोतलों की शक्ल में, और वो मार्केटों में, स्टोर्स पे बड़ी बड़ी जगह अवेलेबल है जो आप पीते हैं। और ना सिर्फ ये कोई कोई एज ए फैशन नहीं है, ये एक जरूरत बन गया अब, क्योंकि बहुत सी जगहों पे पानी अच्छा अच्छा अवेलेबल नहीं है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेहत के असूलों के मुताबिक वो इन्फेक्टेड, या उसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए लोग बहुत से वो क्या कहते हैं, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं। बहुत से लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत, और ये दुनिया में एक वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, बहुत बड़ी, वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब जहां तक ऐसे पानी फिर हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिस्म का इसी तरह हमारे जिस्म का भी मेजर हिस्सा पानी पे डिपेंड करता है। हमारे जिस्म में हमारे मसलन माइक्रो माइक्रो सेल से लेकर ना, छोटे एक सेल से लेकर, जो यूनिसेल से लेकर, जो हमारे कोई भी सेल ले लें, फर्ज करें आप स्किन का कोई सेल ले लेते हैं, तो उसका मेजर हिस्सा पानी ही है। अगर आप उसकी बायोलॉजी पढ़ें आप, तो आप उसको गौर करें तो उसमें जो मेजर हिस्सा पानी लिक्विड की शक्ल में है, जिसमें जो सारे पार्टिकल जो 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 मौजूद होते हैं, उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ साइंटिफिक, तो ये सारा मेजर पानी है। फिर अगर हम अपने बॉडी को देखें तो सारे सेल जैसे मैंने बता दिया, तो फिर जो सबसे एक अहम हिस्सा जो हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। ब्लड भी क्या है, वो प्योर पानी है, जिसमें प्योर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो मेजर हिस्सा पानी है, जिसमें कि मेजर के मैं कह सकता हूँ कि 70-80% वो पानी है, जिसमें कि वो सारे खुलियात और सारे जो मिनरल्स हैं और विटामिन और फूड पार्टिकल्स सब उसमें ट्रैवल करते हैं, और थ्रू उस पानी के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड की, वही पूरी जिस्म में घूमता है बार 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 बार। तो ये पानी की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी। और इसमें खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टेज पे पानी कम हो जाए तो वो क्या कहते हैं, आपको बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, और इवन के डेथ भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि पोटियां लगी बहुत ज़्यादा, उल्टियां आई बहुत ज़्यादा, और अस्पताल भी ले गए जाते जाते बच्चे की या बड़े की डेथ हो गई। तो क्यों हुई? वो पानी की कमी हो गई, एकदम से पानी की कमी हो गई। और ख़ास तौर पे ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं जैसे पाकिस्तान है, जैसे आजकल है, मैंने इसलिए टॉपिक लिया कि मैंने कराची में आजकल जैसे हालात बुरे हैं, हमारी बदकिस्मती है, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बदकिस्मती है कि कराची के जो सब हालात हैं हमारे लिए शर्मनाक है, हमारे लिए शर्मनाक है, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे लीडरों के लिए शर्मनाक है। जो हुकूमतें करते रहे और कर रहे हैं उनके लिए शर्मनाक है। तो मैं इसलिए ये टॉपिक लिया कि कराची जैसे हालात, उसमें पानी इस वक्त बहुत बड़ा मसला होगा। और वैसे भी पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, इंडिया में बारिशें हो रही हैं, इन मुल्कों में बारिशें हो रही हैं, तो वहां पे भी पानी का बड़ा ही सब वो होगा। क्यों? क्यों कि पानी के जरिए बहुत सी इन्फेक्शन जो है ना वो फैलती हैं, और ख़ास तौर पे इन दिनों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वो होती हैं।
और वो पानी के जरिए, जिसमें डायरिया है, डिसेंट्रीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, और इवन के कॉलरा है, फिर आपका वॉमिटिंग है, फिर आप आगे चले जाएं तो पानी के जरिए इवन वो कई किस्म के हेपेटाइटिस भी फैलते हैं। ये सारे पानी के जरिए फैलते हैं। तो मैंने इसलिए पानी का, तो पानी की अफादियत मैं जहाँ बता रहा हूँ, अभी हम उस तरफ भी आते हैं कि क्योंकि ये इस तरह कि ये अब पानी को अब जिस्म के हिस्से का मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पानी के जरिए फिर हमारी सारी पानी दिल से होके पंप होता है, फिर जो पानी हमारा जिस्म से जाया भी होता है, जाया जैसे मेन हिस्सा हमारा जाया होता है पेशाब के रास्ते, जहाँ फिल्ट्रेशन होती है, खून का जो होता है, खून में से जो जो होते हैं, जो जो इससे खुराक के इससे या कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे फिल्टर्ड हो जाते हैं, और वो फिर पेशाब के जरिए बॉडी से वो निकल जाते हैं। और नंबर दो, हमारी डे टू डे वर्किंग, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, खासतौर पर इन दिनों में, मैं बार बार फिर इस तरफ आया, इन दिनों में पानी हमारे जिस्म से पसीने की शक्ल में बहुत पानी ज़ाया होता है। उस पसीने में फिर हमारे नमकियात भी ज़ाया होते हैं, जो एक और बड़ी अलार्मिंग कंडीशन होती है, जिसमें हमारे नमकियात हैं, हमारे जैसो एन आई जो जिसे हम वो मिनरल्स कहते हैं, वो भी खास तौर पे सोडियम, पोटाशियम, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पसीने के जरिए ज़ाया होती हैं। आप नोट करें, पसीना नमकीन होता है, पसीना जब भी नोट करें, पसीना नमकीन होता है, तो उसके जरिए। फिर तीसरा एक और भी है जो बड़ा उसको कम देखा जाता है, वो आम हालात में भी हो सकता है, वो है थ्रू रेस्पिरेशन, सांस के जरिए भी हमारा हमारा पानी, हमसे हमारे जिस्म से पानी लॉस होता है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि सर्दियों में आपकी गाड़ी के अंदर के शीशों में पानी आ जाता है, आपको ये शीशों में पानी सा जमना शुरू हो जाता है। वो कहाँ से आता है? वो आपकी सांस से आता है, वो सांस से आता है। सांस, क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं मुसलसल, अगर दो तीन आदमी बैठे हैं तो जब सांस लेते हैं तो पानी जब वो शीशों के पास आता है तो बाहर टेम्परेचर लो होता है, तो वो उसको वो जो बुखारात होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें, वाटर बबल्स में और वाटर उसमें। तो ये मैं आपको दो तीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी बहुत खतरनाक है, पानी की ज्यादती भी बहुत खतरनाक है। पानी की ज्यादती से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके किडनीज पे लोड बढ़ जाता है, आपके फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो सकता है। वो कई डिजीजेस भी होती हैं जिसमें पानी रुक जाता है, जैसे पेशाबी की कंडीशन है, या जिसम में कुछ सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है, कई बातें होती हैं, उन डिटेल में मैं नहीं जाता। उनसे भी पानी बढ़ जाता है जिसम में, तो वो भी खतरनाक होता है, पानी की कमी भी, पानी की ज्यादती भी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वैसे एक और चीज़ है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने, जैसे कि वो मिसाल देख सकता हूँ कि जैसे वो घरों में जब एसी चल रहे होते हैं तो उसमें एक खास सिस्टम लगा होता है, ठीक है, सेंसर लगे होते हैं जो कि टेम्परेचर नोट करके एसी को कम ज़्यादा करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में भी ऐसे सिस्टम पैदा कर दिए जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारी पानी की तादाद को, हमारी गैसेस की तादाद को, हमारे केमिकल की तादाद को खून के अंदर, बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। जो पानी को कंट्रोल करते हैं उनको बैरो रिसेप्टर कहते हैं, या हाइड्रो रिसेप्टर कह लें, या बैरो रिसेप्टर। जो बैरोमीटर होते हैं ना, जो दूध को चेक करने वाले, उससे ही बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे हलक में जो ये जो होता है, जो शारा कहते हैं जिसके, जिसे उसके आसपास अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे फिट किए हुए, जो हमारे खून में पानी की तादाद को चेक करते रहते हैं, और वो उसी हिसाब से जिस्म के वो हिस्से जहाँ से पानी का अखराज होना, या जो पानी से वो रोकना, या पानी को कम करना या ज़्यादा करना, उनको एक्टिवेट करते हैं थ्रू ब्रेन, वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं ये। अब पानी जो है, जैसे मैं इस मौसम में बता रहा था कि इस मौसम की लिहाज से, जैसे आजकल कराची या पाकिस्तान या इंडिया में हालात, बहुत ज़्यादा बारिशें आजकल हो रही हैं, तो फिर इन दिनों में जब वो सूरज निकलता है तो बहुत शदीद पसीना आता है, और उस पसीने में भी पानी बहुत लॉस होता है, ठीक है। फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी पानी बहुत लॉस होता है। इन दिनों की अहमियत से मैं आपको पानी के इसमें हमें, आप फर्ज करें वहाँ हम अगर मिनरल वाटर मिल रहा है, अगर बॉटल वाटर है, अगर अब तो कंपनियों ने कमर्शियल पैक भी बनाए हुए हैं
50-50, 7-7 लीटर की बड़ी बड़ी बोतलें बनाई हुई हैं, वो सस्ती भी पड़ती हैं। अगर वो अवेलेबल है, अगर अगर वो है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो कंपनियां वो भी हों हमारे 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 मुल्क में या हमारे मुल्कों में, जिसे हम 2 नंबरी कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। एक अनहाइजेनिक तरीके से वो फैक्ट्रियां लगा लेते हैं और वो पानी उस पर फिल्टर नहीं होता और वो सेल करते हैं। अगर आप अच्छी कंपनियों के आप पानी लेके पिए तो बहुत ही अच्छा है इन दिनों में खास तौर पे। अदरवाइज जो जो आपको म्यूनिसिपल कमेटी का पानी आ रहा है या नलकों का पानी आ रहा है, वो अगर आपके पास आ रहा है तो उसको आप बॉयल करके, अच्छी तरह बॉयल करें और उसको ठंडा करके इस्तेमाल करें, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सी बीमारियां, ख़ास तौर पे जो पेट की बीमारियां हैं बहुत सी, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा फैलती हैं और वो गंदगी बहुत होती है। फल सब्जियां हर चीज़ जो है वो पॉल्यूटेड होती हैं, इन्फेक्शन होती है उनमें, उनमें गंदगी घुसी हुई होती है, प्रॉपरली धुल नहीं पाती। जो पानी आ रहा होता है वो भी प्रॉपरली साफ नहीं होता। तो वो हम जब इस्तेमाल करते हैं या ख़ास तौर पे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो वो क्या कहते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाने में मेजर मेजर जो है, सबसे अहम प्रॉब्लम वो है डायरिया है, डायसेंट्रीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, वॉमिटिंग्स हैं, कॉलरा है, इस तरह की बातें। स्किन रैशेज हो जाती हैं अगर आप नहा रहे होते हैं उसी पानी से, आपको कुछ खास किस्म की स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि पानी को बॉयल करके, खास तौर पे पीते वक्त बॉयल करके अच्छी तरह उसको फिर उसको उस पानी को ठंडा करें किसी अच्छे साफ बर्तन में, और फिर उसको नथार के ऊपर का पानी, निचला जो पानी बैठ जाता है उसको यूज ना करें। उस पानी को नथार के ऊपर की, पुरानी औरतें होती थी वो ये सारे तरीके किया करती थी। हमारी हमारे मेरी वालदा जैसी हुई, या हमारे यहाँ जो अगर हर एक के जैसा, तो वो लोग इस तरह की चीजें करते। उस जमाने में मिनरल वाटर वगैरह नहीं होते थे, ऐसी बातें नहीं होती थी, तो वो ऐसे ही यूज कराया करते थे खास तौर पर। और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। पानी को अच्छी तरह बॉयल करें। ये जो पानी आपका म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है घरों में आपके, इसको बॉयल करें अच्छी तरह। बॉयल करके इसको कोई घंटा 1.5 घंटे के लिए किसी अच्छे बर्तन में, खुले बर्तन में, अच्छे बर्तन में ढक कर रखें, ढक कर कवर करके उसको कोई छोड़ दें। तो उसमें मजीद जो उसके जो पार्टिकल्स हैं या जो कुछ जो जरासीम मर गए हैं या कोई और जो उसमें कीड़े मकोड़ा भी है, कोई कोई चीज़ है, तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो वो नीचे बैठ जाएंगे तो आप ऊपर से उसको, ऊपर का पानी यूज करें निथार के। निथार के ये मतलब कोई साफ सा कपड़ा लेके उसको, उसके ऊपर से पानी निचले हिस्से में उसको फ्लो करें तो वो निथर जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। वो पानी इस्तेमाल करें खाने पीने के लिए खास तौर पे, और खाने पकाने के लिए भी बड़ी अहम बात है। खास तौर पे मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया कि आजकल ये मौसम है और जैसे कराची के हालात हैं, जैसे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, तो हमारे जो सुनने वाले सामीन हैं कराची में, उनके उनके नॉलेज के लिए ये मैं बात, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज का चूज किया। तो अब प्लीज़ ये यूज़ करें। तो पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक और उसके अलावा भी है कि हमें जिस दिन में कितना पानी पीना चाहिए। हमें दिन में कम से कम भी, तो उसमें कई बातें आती हैं, आपकी फिजिकल कंडीशन भी है। अगर आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। या वो लोग जो सीडेंटरी जिनकी जॉब होती है, ऑफिस जॉब्स होती हैं, या वो, उनके लिए फिर कम इस्तेमाल है। फिर मौसम का भी है, सर्दी में पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, नेचुरल कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी से लॉस कम हो जाता है। आप नो, और गर्मियों में क्योंकि बॉडी लॉस बहुत ज़्यादा है थ्रू खास तौर पे पसीने के शक्ल में स्वेटिंग और पर्सपायरेशन, या जो सांस के लिए जैसे जैसे हम कहते हैं, तो वो उस फिर पानी का तादाद बढ़ जाती है। और इसमें क्या कहते हैं, एक और भी मैं बड़ी अच्छी चीज़ जो हमारे इस्लाम ने सिखाई है, जो हमारी सुन्नत भी हम उसे कहते हैं, जो हमारे नबी ने हमें बताया, वो ये है कि पानी पीने का एक तरीका भी है बड़ा ख़ास, जो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग तो बहुत कुछ फॉलो करते हैं। मसलन आप पानी पिए, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एज ए डॉक्टर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जिस तरह नबी पाक ने फरमाया कि आप बैठकर एक और 3 घूंट में, 3 सांस में आप पानी पिए थोड़ा थोड़ा,
बस एक गिलास पानी भरा है, उसके 3 हिस्से कर लें, अंदाजन 3 हिस्से कर लें, एक हिस्सा पिए, फिर सांस लें, थोड़ा सा वक्फा दें, फिर दूसरा हिस्सा पिए, फिर तीसरा पिए। इस तरह आपके मैदे पर या आपके हलक पर एकदम से आपको धचका भी लग सकता है, हिचकी भी लग सकती है, जैसे हम कहते हैं हिचकी लग गई, फिर मैदे पे बोझ नहीं पड़ता, आपकी खून की नालियों पे जोर नहीं पड़ता, आपकी फिर गुर्दों पे जोर नहीं पड़ता। ये सारी बातें बड़ी अहम है, बड़ी अच्छी बातें हैं। और बैठ के पिए तो और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बैठ के, क्योंकि सुकून से पिएंगे, आपके मैदे की पोजीशन बड़ी सही होगी, क्योंकि पानी ने सीधा मैदे में ही जाना है। सीधा वो आप पिएंगे, बैठ के खड़े होकर पिएंगे, जल्दी में पिएंगे, हिचकी लगने का, फंदा लगने का, आपके सीने में कोई प्रॉब्लम होने का, मैदे में एकदम उसका उसका वो हो जाता है। दूसरा, खाने के साथ किस तरह पानी पीना है। अमूमन हमारे नबी पाक भी अमूमन एक घूंट पानी पीते थे, उसके बाद खाना खाते थे, और खाने के बाद वो फौरन पानी नहीं पीते थे, और वक्फे के बाद पानी पीते थे। बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात है, और डॉक्टरी लिहाज से ये अप्रूव्ड है। अमूमन आप खाना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें, ताकि आपका हलक और वो जो है मैदा वो गीला हो जाए, मैदे में थोड़ा बहुत पानी स्टे करे। फिर आप जब खाना खा रहे हैं तो कोशिश करें उस दौरान बिल्कुल पानी ना पिए, क्योंकि उसमें वो एक तो आपको वैसे ही क्या कहते हैं भारापन होगा, आपका पेट जल्दी भर जाएगा, भूख खत्म नहीं होगी आपकी जल्दी। और क्यों कि आपका मैदा भारी हो जाएगा एकदम से, खाना पानी भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, तो मैदा भी फुल हो जाएगा एकदम से। और नंबर एक, नंबर दो, डाइजेशन जो है, यानी कि जो हजम, हमारा खाना हजम होना है वो स्लो हो जाएगा। अगर उसने 2 घंटे में हजम होना था, वो 4 घंटे लेगा, क्योंकि उस पर लोड ज्यादा हो गया, पानी का लोड भी है। तो ये बड़ी अहम बातें हैं। आप खाना खा के कुछ वक्फा दे डालें, फिर आप पानी पिए, और वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा। तो ये 2-3 ऐसी बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने पानी के इस टॉपिक पे आपको बताना पसंद की। और ख़ास तौर पे इस मौसम के लिहाज से, एक जैसे कराची में हालात आजकल बहुत ख़राब हैं। हम टीवी पे देखते हैं, हम तो दूर बैठे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, हमें अफसोस भी है बहुत। क्या कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कितनी लाना में नामत कर लें, उन पे कोई असर नहीं है। वो चिकने घड़े हैं हमारे लीडर्स हैं। लीडर्स इधर भी हैं, इधर भी लीडर्स हैं, ये अपने अपनी कौमों के लिए क्या क्या किया हुआ है। एक हमारे लीडर है, चले मैं सियासत पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे हमें अफसोस होता है कि क्या हालात है, खास तौर पर इतना खूबसूरत मुल्क, शहर था कराची। और इसमें अकेले आप मौजूदा गवर्नमेंट को नहीं इल्जाम लगा सकते, पिछली गवर्नमेंट ने भी 30-35 साल हुकूमत की, और वो अभी भी हर हुकूमत में होते हैं। जो वहाँ के लोकल, जिनको हम अपने आप को वो कहते थे, वो ठेका लेते हैं उसका, कराची का। तो वो भी उसमें शामिल है कि उन्होंने कुछ नहीं किया कराची के लिए, कुछ नहीं किया। तो इन हालात में मैं पानी के लिए कराची का ये बात करना चाहता हूँ। एनी हाउ, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अगर कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में या कहते हैं पानी के बारे में। बाकी अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हर एक को, आप सबको खुशियाँ नसीब हों, और अल्लाह ताला आपको बीमारियों से और आपको बचाए, और मोहताजी से बचाए। अल्लाह ताला हर एक को, हर बंदे को, हर बशर को मोहताजी से बचाए।